हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चंदन एकेडमी में। आज का हम इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान का विद्युत चैप्टर को बताएंगे। दोस्तों विद्युत चैप्टर को एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर को खत्म कर देंगे। दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा देंगे। अगर आप कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर SMS करके कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की सभी विषय की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाया जाता है। और दोस्तों हम यह भी बताएंगे कि प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है विद्युत आवेश। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, विद्युत आवेश के कारण कोई धातु विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत व चुंबकीय प्रभाव का मतलब समझिए दोस्तों, मान लीजिए यह धातु है, अगर इसमें विद्युत आवेश हो जाएगा यानी इसमें विद्युत करंट प्रवाहित कर देंगे तो यह क्या होगा, छूने पर लाइट मारेगा। तो यह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव का मतलब हो जाएगा, चुंबक क्या करता है, खींचता है। तो आप सुने होंगे कि लाइन खींच लिया है, तो लाइन क्या करता है, चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है कि वो खींच लेता है। अगर लाइट रहेगा ना उसके पास ऐसे ले जाएंगे तो वो क्या होगा, खींच लेगा। तो लाइन क्या करता है दोस्तों, खींचता है यानी चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है। तो क्या होगा दोस्तों, विद्युत आवेश के कारण कोई धातु विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो आप यह भी लिख सकते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में इतना लिख दीजिएगा कि विद्युत आवेश के कारण कोई धातु विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। यह क्या होगा दोस्तों, विद्युत आवेश का परिभाषा। उसके बाद दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। क्या दोस्तों, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों इस बार बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न ज्यादा आएगा। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। दूसरा दोस्तों, आवेश बराबर सूत्र क्या होता है। देखिए विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। जहां Q लिख दिया रहेगा इसका मतलब वो क्या लिखा गया है, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश बराबर सूत्र होता है N E। क्या दोस्तों, N और E। अब इसमें समझिए दोस्तों N क्या है और E क्या है। N क्या है दोस्तों, देखिए लिखा गया है जहां N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी उस आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन है वह N का मतलब हो जाएगा, और E का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इतना समझ में आएगा दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि आवेश बराबर सूत्र क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक ऑप्शन को सही करना होगा, जहां पे N E लिखा होगा उस पर आप ट्रिक लगा दीजिएगा। आगे दोस्तों प्रश्न पूछेगा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। क्या दोस्तों, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आप देखे होंगे बैटरी में एक तरफ प्लस लिखा रहता है, एक तरफ माइनस। तो जिस पर प्लस लिखा रहता है उसको धन आवेश और जिस पे माइनस लिखा रहता है उसको ऋण आवेश कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, पहला धन आवेश होता है प्लस और दूसरा ऋण आवेश। आवेश 2 प्रकार का होता है, एगो प्लस एगो माइनस। आप सुने होंगे कि यह अर्थिंग है और यह फेस है। तो जो फेस होता है उसको प्लस कहते हैं और जो अर्थिंग होता है उसको माइनस कहते हैं। ठीक, आगे दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। क्या दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋण आवेश होता है। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो ऋण आवेश होता है। और कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा, -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। फिर दोस्तों आगे है प्रोटॉन पर आवेश। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। क्या दोस्तों, जो माइनस रहता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, और जो प्लस रहता है उसको कहते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन पर क्या होता है, धन आवेश होता है और कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। इसका मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर आवेश बराबर बराबर रहता है। अंतर इतना है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस होता है और प्रोटॉन पर आवेश प्लस होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और इस वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों हम इसको मिटा के इसके आगे का टॉपिक लिखकर बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, उसको मिटा कर हम आगे का टॉपिक लिख दिए हैं। आगे टॉपिक है दोस्तों विद्युत धारा। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
ध्यान से समझिए दोस्तों, विद्युत धारा किसे कहते हैं। भैया मान लीजिए क्या है दोस्तों, कोई चालक है, तो यह किसी चालक में, इस चालक में विद्युत आवेश, इसमें क्या प्रवाहित होगा, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को, प्रवाह के दर का मतलब हो जाएगा दोस्तों समय, यानी कितना समय तक इसमें विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इसके आगे लिखा है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, आई से। ठीक, अब यहाँ पे यदि किसी चालक में, मान लीजिए यह कोई चालक है, चालक में टी समय में, समय कितना है टी, टी का मतलब हो जाएगा 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, टी फिक्स नहीं है, टी क्या है, केवल माने है। तो यह किसी चालक में टी समय में, मान लीजिए आधा घंटा, टी की जगह पर कुछ भी हो सकता है, टी समय में क्यू आवेश, कितना आवेश दोस्तों, क्यू आवेश, आवेश की संख्या घट भी बढ़ सकती है, लेकिन हम क्या मान लिए, इसमें क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो उत्पन्न विद्युत धारा। एक बार ध्यान से समझिए दोस्तों, टी समय तक क्यू आवेश को प्रवाहित होता है तो चालक में, इस चालक में उत्पन्न विद्युत धारा, विद्युत धारा आई बराबर सूत्र हो जाएगा आवेश बटे समय। तो आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से, और बटे समय टी से। तो ये क्या हो गया दोस्तों, विद्युत धारा आई बराबर हमें सूत्र मिल गया आवेश बटा समय। तो आई बराबर क्यू बाई टी, यह क्या हो गया, सूत्र हो गया। यहाँ पे लिखे हैं क्यू बाई टी। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि आई बराबर सूत्र क्या होता है, आई बराबर सूत्र हो जाएगा क्यू बटे टी। इतना समझ में आ गया दोस्तों। आ गया दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और विद्युत धारा का सूत्र होता है क्यू बाई टी। यह हो गया दोस्तों विद्युत धारा के बारे में। अब दोस्तों हम बताएंगे विभव। विभव क्या है, विभव का मतलब क्या होता है। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विभव से क्या तात्पर्य है, या विभव की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे समझिए। मान लीजिए यह एक निश्चित बिंदु है, क्या है, बिंदु है, और इस पर क्या है दोस्तों, विद्युत आवेश है। एक बिंदु है और इसके यहाँ पे विद्युत आवेश है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक कूलाम आवेश यहाँ पे लाना है, और कहां से लाना है दोस्तों, अनंत से। अनंत का मतलब बहुत दूर से एक कूलाम आवेश को क्या करना है, ऐसे लाना है। तो यहाँ पे लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं तो कोई कार्य किए हैं, तो उसी प्रकार दोस्तों एक कूलाम आवेश को बहुत दूर से यानी अनंत से इस बिंदु पर लाएंगे तो कुछ कार्य किया जाएगा। तो उसी किया गया कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है अनंत से एक आवेश को, अनंत से क्या करना है, एक आवेश को एक निश्चित बिंदु, मान लेंगे क्या है, निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव समझ में आ गया दोस्तों, कि एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, भी से प्रदर्शित करते हैं, तथा इसका मात्रक वोल्ट होता है। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि विभव का मात्रक क्या होता है, तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है। इतना समझ में आ गया दोस्तों। आगे दोस्तों विभव बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, तो विभव भी बराबर सूत्र होता है किया गया कार्य बट्टे आवेश, यानी कितना कार्य किया जा रहा है और कितना आवेश है। तो भी बराबर सूत्र हो जाएगा W बट्टे Q। किया गया कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, W से, और आवेश को Q से, और विभव को V से। तो V बराबर सूत्र हो जाएगा W बट्टे Q। यहाँ पे लिखा गया है V बराबर W बट्टे Q। तो यहाँ पे हम बता दिए दोस्तों आपको विद्युत धारा और विभव के बारे में। अब दोस्तों हम इसको मिटाकर इसके आगे का टॉपिक लिखकर बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, उसको मिटाकर हम आगे का टॉपिक लिख दिए हैं। आगे का टॉपिक दोस्तों विभवांतर। इसके पहले के पार्ट में हम बताए दोस्तों विभव। विभव में क्या होता था दोस्तों, एक कूलाम आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते थे, विभव कहते थे। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, विभवांतर। अब हम लोग समझेंगे कि विभवांतर किसे कहते हैं, क्या विभवांतर। तो अब मान लीजिए क्या दोस्तों, यह चालक है, तो इस चालक को हम यहाँ से यहाँ तक बना दिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक चालक तार है। इतना समझ में आएगा दोस्तों। चालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। कोई लोहा का सरिया है, मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक यह तार है। अब देखिए इसमें क्या होगा, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इस बिंदु से
इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। क्या दोस्तों, विभव विभवांतर में थोड़ा सा अंतर है। विभव में दोस्तों एक कूलम आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य होगा, और विभवांतर में दोस्तों एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है किसी चालक में, यह क्या है दोस्तों, चालक है, इसमें दो बिंदु है, एक यहाँ पे बिंदु है, एक यहाँ पे बिंदु है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो, क्या दोस्तों, यहां से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा V से। यह जो बना है यह क्या है, डेल्टा, और यह है V। विभवांतर को डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा दोस्तों, किया गया कार्य बट्टे आवेश। किया गया कार्य कितना है, W, और बट्टे आवेश कितना है दोस्तों, Q। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से, और कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा V बराबर क्या हो गया, W बट्टे Q। यह हो गया सूत्र किसका, विभवांतर का। विभव का सूत्र और विभवांतर का सूत्र दोनों सेम ही होगा, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा ही अंतर है। विभव में एक कूलम आवेश को अनंत से एक बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं, और दोस्तों विभवांतर में एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। केवल इतना अंतर है दोस्तों, इसका मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और विभव का भी मात्रक वोल्ट होता है। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों, यह सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम। क्या दोस्तों, ओम का नियम बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। यदि किसी चालक का ताप व लंबाई नहीं बढ़ाया जाए, मान लेंगे यह क्या है दोस्तों, चालक है, इसका ताप नहीं बढ़ाना है। ताप का मतलब इसको गर्म नहीं करना है या ठंडा भी नहीं करना है, यह जैसे है वैसे रहेगा, और लंबाई न बढ़ाया जाए। क्या दोस्तों, इसकी लंबाई ऐसा नहीं है या इतना बड़ा है तो छोटा या बड़ा नहीं किया जाए, लंबाई न बदला जाए, या तो इसका लंबाई न कम किया जाए न ज्यादा किया जाए, लंबाई न बदला जाए। तो चालक में बहने वाली धारा, क्या दोस्तों, जो चालक में बहने वाली धारा है, तो धारा को क्या लिखेंगे, धारा I। क्या दोस्तों, चालक में बहने वाली धारा I है, वह चालक के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमपाती होती है। क्या दोस्तों, क्या होता है, अनुक्रमपाती होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, अनुक्रमपाती होता है। अनुक्रमपाती कैसे बनता है दोस्तों, ऐसे, यह क्या है, अनुक्रमपाती होता है। किसके अनुक्रमपाती होता है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर के। किसके अनुक्रमपाती होता है, विभवांतर के। तो यहाँ पे लिख देंगे धारा I अनुक्रमपाती होता है किसके, विभवांतर के। तो यहाँ पे लिख देंगे विभवांतर, विभवांतर V के अनुक्रमपाती है। V लिखिए या डेल्टा V लिखिए, बस यहाँ पे समझने के लिए हम डेल्टा V लिख दिया। तो यहाँ समझिए दोस्तों, जो विद्युत धारा है वो क्या है, विभवांतर के अनुक्रमपाती होती है। तो इसको यह भी लिख सकते हैं दोस्तों, I अनुक्रमपाती V, क्योंकि दोस्तों जो धारा I है उसी को I से प्रदर्शित करते हैं और विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यह दोनों एक दूसरे के अनुक्रमपाती है, तो इसको यह भी लिख सकते हैं V अनुक्रमपाती I। क्योंकि इसको पहले लिखे या इसको पहले लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अनुक्रमपाती है। तो V अनुक्रमपाती I लिख सकते हैं। तो उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, V बराबर, यह अनुक्रमपाती का चिन्ह हटाकर बराबर लिखेंगे, और उसके बाद हमें कोई नियतांक लगा देंगे। तो नियतांक क्या मान लेंगे, R। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I R। R कहां से आया है, जब यह अनुक्रमपाती हटाए हैं तो R लिख दिए हैं, और यहाँ पे तो यह सूत्र क्या बन गया, V बराबर I R। यह क्या हो गया, ओम के नियम का सूत्र हो गया। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा दोस्तों कि V बराबर सूत्र क्या होता है, या ओम के नियम का सूत्र क्या होता है। तो ओम के नियम का सूत्र हो जाएगा RI या IR। इसको RI पढ़िए या IR पढ़िए। तो V बराबर सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, RI। क्या दोस्तों, V बराबर RI। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा दोस्तों कि ओम के नियम क्या होता है या ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, तो लिख दीजिएगा V बराबर RI। इसको यह भी लिख सकते हैं V बराबर IR, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले IR पढ़िए या RI पढ़िए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यह क्या होगा दोस्तों, ओम के नियम का सूत्र हो गया।
देखिए दोस्तों, V बराबर सूत्र यहाँ पे भी है, V बराबर W/Q। यह भी एक सूत्र है और यह भी एक सूत्र है, V बराबर RI। तो यह हो गया दोस्तों ओम के नियम से सूत्र और यह हो गया विभवांतर से सूत्र। अब देखिए, जहां R को क्या कहते हैं, जहां R एक अनुक्रमपाती नियतांक है। R क्या है दोस्तों, अनुक्रमपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। R को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिरोध कहते हैं। आगे दोस्तों हम आपको बताएंगे कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है। अब दोस्तों हम इसको मिटाकर इसके आगे का टॉपिक लिखकर बता रहे हैं और यह भी बताएंगे दोस्तों कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, उसको मिटा कर हम आगे का टॉपिक लिख दिए हैं, विद्युत प्रतिरोध। सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्तों प्रतिरोध का मतलब क्या होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है दोस्तों विरोध करना, रोकना। जैसे मान लीजिए यह क्या है, हवा में से जा रही थी, यह क्या किया, यहाँ पे रोक दिया, तो यह क्या किया है, विरोध कर रहा है, इसका प्रतिरोध हो गया। तो प्रतिरोध का मतलब होता है रोकना। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध। तो जो विद्युत धारा को रोकता है उसको विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विद्युत धारा को कौन रोक सकता है। देखिए, विद्युत धारा को कौन रोकता है, जैसे बल्ब होता है वह विद्युत धारा का रोकता है। विद्युत धारा का रोकना का मतलब तो उसको कम करना। उससे अगर बल्ब जलेगा तो बैटरी क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी बैटरी डाउन हो जाएगा। तो बल्ब क्या कर रहा है, विद्युत धारा को रोक रहा है, उसमें प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, बैटरी डाउन हो जा रही है। तो डाउन कब होगी, जब उसका कोई विरोध करेगा। तो विरोध कौन कर रहा है, बल्ब जलेगा तो उस बैटरी का विरोध होगा। तो बैटरी का विरोध होगा तो बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इसी में क्या है दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध। क्या दोस्तों, विद्युत को कौन रोकता है, जैसे मोटर चलता है वो विद्युत को रोकते हैं। इसका मतलब दोस्तों कोई भी उपकरण जो विद्युत से चलता है वह विद्युत प्रतिरोध होता है। इतना समझिए दोस्तों, हीटर हो गया, पंखा हो गया, सब क्या है, विद्युत प्रतिरोध है। अब देखिए यहाँ पे इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी चालक का वह गुण। क्या दोस्तों, कोई भी चालक हो जिसका वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। यानी विद्युत धारा क्या होता है, बहता है ना। जैसे मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसको क्या कहते हैं, बहता है। जैसे पानी बह गया, उसी तरह विद्युत धारा क्या करता है, बहता है। जैसे तार रहता है उसमें विद्युत धारा बहता है, तो उस प्रवाह को क्या करता है, विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, आर से। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए प्रतिरोध बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, प्रतिरोध आर बराबर विभवांतर बटे धारा। तो विभवांतर को किससे प्रदर्शित करेंगे, V से, और धारा को I से। तो सूत्र हो जाएगा प्रतिरोध आर बराबर V बटे I। अब देखिए दोस्तों इसका मात्रक क्या होगा, ध्यान से समझिए। ऊपर क्या है दोस्तों, विभवांतर है। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। हमने आपको इसको पहले बताया है। तो यह हो जाएगा वोल्ट। ऊपर का मात्रक ऊपर लिख देंगे, ठीक। फिर बटे है तो बटे। अब देखिए नीचे क्या है, विद्युत धारा। I का मतलब विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर। तो हम लोग नीचे क्या लिख देंगे, एम्पियर। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए एम्पियर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, वोल्ट बटे एम्पियर। तो वोल्ट बटे एम्पियर को हम लोग क्या पढ़ते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर। देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट या क्या है, बटे या प्रति एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। इतना समझ में आएगा दोस्तों, किसके बारे में, विद्युत प्रतिरोध के बारे में। उदाहरण क्या हो जाएगा, बल्ब, हीटर, यह सब क्या है दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध है। अब देखिए आ गया दोस्तों प्रतिरोध का निर्भरता। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, इसका मतलब दोस्तों प्रतिरोध कब घटेगा कब बढ़ेगा। पहला है दोस्तों लंबाई। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, लंबाई पे। यानी तार जो होता है, तार के लंबाई पे प्रतिरोध निर्भर करता है। लंबा तार रहेगा तो ज्यादा प्रतिरोध होगा। ज्यादा प्रतिरोध होगा ना दोस्तों, किसी को मान लीजिए ज्यादा दूर तक जाना होगा, वह थक जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रतिरोध का मतलब क्या होगा, ज्यादा प्रतिरोध होगा तो विद्युत आवेश कम हो जाएगा। तो दोस्तों जब लंबा तार में हम लोग करंट भेजते हैं तो विद्युत धारा क्या होता है, कम हो जाता है, लाइट कम हो जाता है। तो वही लिखा गया लंबाई पर। देखिए लंबाई लिखा गया है, किसी चालक तार का प्रतिरोध, कोई भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई के अनुक्रमपाती होता है। अनुक्रमपाती देखिए यहाँ पे लिखा गया आर अनुक्रमपाती L। इसका मतलब दोस्तों जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएंगे, यानी किसी भी बैटरी से अगर तार जितना लंबा खींचेंगे उतना ही उसमें प्रतिरोध बढ़ेगा। इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों जैसे जैसे लंबाई तार का बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा।
जितना लंबा तार उतना ज्यादा प्रतिरोध। यहाँ पे लिखा गया है अतः लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर लंबाई घटा देंगे तो प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। जितना लंबा तार उतना ज्यादा प्रतिरोध, जितना कम तार उतना कम प्रतिरोध। तो यह हो गया दोस्तों प्रतिरोध का निर्भरता। एक बता दिए हैं लंबाई पे और दूसरा बता देंगे दोस्तों क्षेत्रफल पे। आगे हम बताएंगे दोस्तों क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। पहला इतना समझ में आ गया कि जब लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, बस आप इतना समझ लीजिए। अब दोस्तों हम इसको मिटा कर क्षेत्रफल पर निर्भरता बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों उसको मिटा कर हम क्षेत्रफल लिख दिए। अब देखिए क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। तार क्या होता है, ऐसे लंबा होता है। मान लेंगे कि यह तार है, इतना लंबा तार है, इसको जोड़कर बना दिए हैं। देखिए यह तार हो गया। अब इसमें लंबाई तो है, समझ में आ रहा है। अब आपको क्षेत्रफल नहीं समझ में आ रहा होगा। क्षेत्रफल का मतलब यह हो जाएगा, जो यह मोटाई है दोस्तों यह क्षेत्रफल हो जाएगा। यह क्या है, जितना मोटा रहेगा उसका क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा रहेगा। यह क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर तार को बीच में से काट देंगे तो वह क्या होता है, मोटा रहता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। तो अब आप सोचिए कि जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। क्योंकि जितना मोटा रहेगा उतना प्रतिरोध कम रहेगा। मोटा रहेगा तो आसानी से विद्युत धारा चला जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा गया दोस्तों, किसी चालक तार का प्रतिरोध, कोई भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वह चालक के क्षेत्रफल, क्या दोस्तों, जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा। उल्टा का मतलब दोस्तों ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रतिरोध R और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब लिख देंगे 1/A। ये क्या होता है, क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/A। इसका मतलब जितना A बढ़ेगा उतना ही R घटेगा। A बढ़ेगा इसका मतलब दोस्तों क्षेत्रफल बढ़ेगा उतना ही प्रतिरोध कम होगा, या जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका विद्युत प्रतिरोध कम होगा। यहाँ पे लिखा गया क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया प्रतिरोधों का निर्भरता। पहला लंबाई पे, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दूसरा हो गया क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। बस आप इतना समझ लीजिए दोस्तों कि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। अब दोस्तों हम इसको मिटाकर आगे का टॉपिक आपको बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों उसको मिटाकर हम आगे का टॉपिक लिख दिए हैं। यह टॉपिक दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है दोस्तों श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। यह दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझिएगा, बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे। इस क्वेश्चन से आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों प्रश्न आपसे पूछेगा कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं। इसी टाइप का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा और दोस्तों 6 नंबर में प्रश्न पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे संयोजन का मतलब क्या होता है। संयोजन का मतलब होता है तो जोड़ना, क्या करना, आपस में जोड़ देना। इसका मतलब दोस्तों कई वस्तु है उसको आपस में जोड़ना संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम में संयोजन, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग प्रतिरोधों को संयोजित करेंगे। क्या, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। किसका संयोजन करना है, यानी प्रतिरोधों को जोड़ना है। प्रतिरोध जैसे बल्ब हो गया तो कई बल्ब एक साथ जोड़कर जलाया जाता है ना, तो वही क्या करना है, एक साथ जोड़कर जलाना है। तो कितना प्रतिरोध लेंगे दोस्तों, हम लोग 3 प्रतिरोध लेंगे। प्रतिरोध में बल्ब हो सकता है कुछ भी। तो चलिए हम यहाँ पे आपको बनाकर समझाते हैं चित्र। मान लेंगे 3 बल्ब बना देंगे यहाँ पे। तो दोस्तों मान लीजिए क्या है, 3 बल्ब हम बना दिए हैं। 3 बल्बों को क्या कहेंगे दोस्तों, प्रतिरोध कहेंगे। और प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। तो दोस्तों इन तीनों प्रतिरोध का अलग अलग नाम दे देंगे। इसका नाम दे देंगे R1, इसका नाम दे देंगे R2 और इसका नाम दे देंगे R3। यह क्या हो गया दोस्तों, तीनों प्रतिरोध का नाम हो गया। प्रतिरोध का मतलब यही बल्ब है। अब समझिए दोस्तों प्रतिरोध से 2 तार निकला है, एक यह तार और एक यह तार। यह तार को, इस तार को कहेंगे दोस्तों पहला सिरा और इस तार को दूसरा सिरा। यह हो गया पहला सिरा और यह हो गया दूसरा सिरा। इसका भी यह पहला सिरा और यह हो गया दूसरा सिरा। इसका भी यह पहला सिरा और यह हो गया दूसरा सिरा। अब देखिए इसको संयोज करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं, जो पहला प्रतिरोध है दोस्तों उसका दूसरा सिरा, तो यह हो गया दूसरा सिरा। पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देंगे। इन दोनों तार को आपस में जोड़ेंगे। क्या, पहला प्रतिरोध के दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, क्या दोस्तों,
दूसरा प्रतिरोध के दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देंगे। ये समझ में आएगा दोस्तों, इसका तार इसमें और इसका तार इसमें जोड़ देंगे और दो तार ऐसे बाहर निकल जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको एक सेल या बैटरी से हम लोग जोड़ देंगे। अब इसी को दोस्तों हम यहाँ पे चित्र बना रहे हैं। देखिए प्रतिरोध को विज्ञान के भाषा में कैसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे। इसका मतलब प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मतलब बल्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो दोस्तों, बल्ब हो या आपका प्रेस हो, उसमें से भी दो तार निकला रहता है, तो वो क्या है, प्रतिरोध है। तो यहाँ पे हम इसका चित्र बनाएंगे। तीन प्रतिरोध है, तो देखिए तीन यहाँ पे ऐसे चित्र बना रहे हैं, 1 2 3। यह बन गया दोस्तों, ये इसका नाम है R1, यह R1 हो गया, यह R2 हो गया और यह R3 हो गया। अब दोस्तों आप समझ रहे हैं ये दो सिरा कैसे, देखिए इधर का यह एक सिरा और इधर का यह एक सिरा, तो दूसरा सिरा हो गया। देखिए अब यही चीज यहाँ पे भी समझिए दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों ऐसे है, इसमें से दो तार निकला है, एक इधर एक इधर, यह हो गया पहला सिरा और यह हो गया दूसरा सिरा। इसका यह हो गया पहला सिरा और यह हो गया दूसरा सिरा इस प्रतिरोध का, और इस प्रतिरोध का यह हो गया जो इधर निकला है पहला सिरा और यह है दूसरा सिरा। इतना समझ में आएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे किसका, पहले प्रतिरोध के दूसरा सिरा तीसरा प्रतिरोध के पहले सिरे से ऐसे जोड़ देंगे, फिर दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देंगे। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब दोस्तों हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब दोस्तों इन दोनों तारों को एक सेल से जोड़ देंगे, यहाँ पे एक बैटरी से जोड़ देंगे, इधर से भी एक तार आएगा और ऐसे जोड़ देंगे। इतना समझ में आ गया। ये तीन प्रतिरोधों को एक सेल से जोड़ दिए हैं, यहाँ पे एक बैटरी है, बैटरी से जोड़ दिए, इधर से करंट जाएगा तो बल्ब जलेगा। तो देखिए वही चीज दोस्तों यहाँ पे लिखे हैं, लिखा गया है दोस्तों, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है। पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यह क्या है दोस्तों, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा या दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ाओ, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ाओ। तो यह चित्र बन गया दोस्तों। अब इसमें देखिए, इसमें तीन प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 है, R1 R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। क्या दोस्तों, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। अब देखिए आगे क्या किया गया दोस्तों, एक भी विभवांतर वाले सेल से जोड़ा गया है। एक सेल यहाँ पे लगा गया है, उसका विभवांतर कितना है, V। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, V। विभवांतर कितना है, V से जोड़ा गया है, तथा तुल्य प्रतिरोध R है, तथा तुल्य प्रतिरोध R। हम लोग मान लेंगे कि पूरा प्रतिरोध कितना है, R है। ठीक, उसके बाद देखिए आगे दिया है, मानव प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः, यह तीन प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः कितना माने हैं, V1 V2 तथा V3। इसका हो जाएगा दोस्तों V1, विभवांतर क्या हो जाएगा V1, और इसका हो जाएगा V2 और इसका हो जाएगा V3। यह क्या है दोस्तों, हम लोग मान लिए हैं कि V1 V2 V3 क्रमशः विभवांतर है। इतना समझ में आएगा दोस्तों। जो यहाँ पे V है ना, यही V इन तीनों में बढ़ जाएगा, कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे। और दोस्तों इसमें जो I है विद्युत धारा, वो I सब जगह समान होगा, यहाँ पे भी I 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 होगा। इसका मतलब समझ लीजिए दोस्तों, जो यह तार पर I जाएगा, I यानी विद्युत धारा, वह सब जगह सेम रहेगा, लेकिन जो विभवांतर है वो अलग रहेगा, यहाँ V1 यहाँ V2 और यहाँ पे V3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, तब इतना समझने के बाद तब V बराबर IR ओम के नियम से, किससे दोस्तों, ओम के नियम से। ओम के नियम क्या होता है, V बराबर IR ओम के नियम से। अब यहां से हल करेंगे, सबसे बराबर V बराबर IR सूत्र रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, V की जगह पर V1 है, V2 है, V3 है। तो सबसे पहला केस में हम लोग क्या लेंगे, V1 बराबर, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, I तो सब जगह सेम है, तो I की जगह पर हम लोग I लिख देंगे, क्योंकि इसके जगह पे भी I है, इसके जगह पे भी I है, इसके जगह पे भी I है। लेकिन अब देखिए R का मान कितना है, V1 के जगह पर R का मान R1 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे R1। एक बार और ध्यान से समझिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या लिए इन तीनों प्रतिरोधों में, यह V1, तो V1 के जगह पर V1, इसी सूत्र से चलना है, V1 की जगह पर V1, V के जगह पर V1 लिख देंगे, फिर बराबर है बराबर। अब देखिए I का मान कितना है,
आई सब जगह सेम है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो आई की जगह पर हम लोग आई लिख देंगे। उसके बाद देखिए आर का मान कितना है, देखिए V1 की जगह पर आर का मान R1 है, यहाँ पे R1 लिख देंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, V2, तो V2 बराबर हो जाएगा आई, यहाँ पे भी आई का मान आई है सेम, तो यहाँ पे आई लिख देंगे। और आर क्या है दोस्तों, V2 की जगह पर R2 है, यहाँ पे R2 लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, V3, तीसरा है V3, तो V3 है तो V3 बराबर आई का मान यहाँ पे भी कितना है, आई है, तो यहाँ पे आई लिख देंगे। और R कितना है, V3 की जगह पर R3 है, तो यहाँ पे R3 लिख देंगे। इतना समझ में आएगा दोस्तों। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। तो दोस्तों अगर आपको इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो इसको एक बार और देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि दोस्तों हमने आपको बहुत ही आसान भाषा में बताया है। आप 2-3 बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों हम इसको मिटाकर इसको हल करते हैं, केवल ये हम मिटाएंगे और इसको हल करेंगे। अब देखिए दोस्तों, उसको मिटा कर हम यही सेम टू सेम यहाँ पे उतार दिए। देखिए इसको लिख दिया V बराबर आई आर, यहाँ पे V बराबर आई आर, और यह पहले से था तुल्य प्रतिरोध R है, यह पहले से था। और इसको यहाँ पे लिख दिए V1 बराबर आई आर 1, V2 बराबर आई आर 2 और V3 बराबर आई आर 3। समीकरण 1, 2, 3 को लिख दिए, इसी को यहाँ पे लिखे हैं, बाकी सब मिटका दिए हैं। अब दोस्तों हम इसको भी मिटकाते रहे हैं, उसके बाद आगे का बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, यह 3 समीकरण है, तो तीनों समीकरण को जोड़ने पर, इसको और इसको जोड़ने पर, देखिए कैसे जोड़ा जाता है, यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों तीनों समीकरण को जोड़ने पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख दिए तीनों समीकरण को जोड़ने पर। देखिए कैसे जोड़ा जाता है, जो बराबर के इधर है उसको एक साथ जोड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे V1 तो V1, फिर प्लस V2, फिर क्या है प्लस V3। जो बराबर के इधर है उसको एक साथ जोड़ देंगे, फिर अब बीच में बराबर है तो बराबर लिखेंगे। उसके बाद इन सभी को जोड़ेंगे। सबसे पहले है आई R1, तो यहाँ पे लिखेंगे आई R1 प्लस आई R2। उसके बाद क्या है दोस्तों, आई R2, तो आई R2। उसके बाद है आई R3 प्लस आई R3। इसको क्या किया दोस्तों, जोड़ दिए हैं। अब दोस्तों ध्यान से समझिए, जो इस बैटरी का कुल विभवांतर क्या था, V था, यही ना V, यहाँ पे V1, V2 और V3 में बटा है। तो टोटल अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा V, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए क्या है, V की जगह पर 6 है, तो यहाँ पे क्या बट गया है, एक पॉइंट बट गया है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो यही 6 इन तीनों में बटा है, यहाँ पे 1 रुक गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6 हो रहा है दोस्तों, क्योंकि यही तीनों में बटा है, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। तो पहले क्या था, V था, और V1 ही क्या हो गया, बट गया है V1 V2 V3 में। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, V। तो यहाँ पे भी दोस्तों देखिए इन तीनों है ना, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा V बराबर। इतना समझ में आ गया, यानी इतना हल हो गया। इसके बाद अब इसमें देखिए तीनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई, यह 3 पद है, यह और यह, तीनों में आई कॉमन है। अब आप सोच रहे होंगे कि R भी तीनों में है, नहीं, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है और यहाँ पे R3 है, तो R तीनों में नहीं है। तो दोस्तों जो तीनों में रहता है उसको कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन का मतलब उसको पहले लिखेंगे, बाकी जो बच जाएगा उसको कोष्टक में लिखेंगे। यहाँ से I कॉमन हो गया, यानी I बाहर निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा R1, फिर प्लस यहाँ से भी I क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो केवल क्या बचेगा R2 प्लस यहाँ से भी I क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो केवल क्या बचेगा दोस्तों, R3 कोष्टक बंद। इतना समझ में आया दोस्तों, जो I है उसको कॉमन कर लिए, यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए दोस्तों V बराबर सूत्र क्या होता है, IR। V बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, IR। तो हम लोग V के जगह पर लिख सकते हैं ना IR, क्योंकि सूत्र होता है V बराबर IR। तो V की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, IR। तो यहाँ पे V की जगह पर लिख देंगे IR बराबर, इसको सेम उतार देंगे I कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए दोस्तों इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो क्या है, गुणा है। तो जब बराबर के इधर गुणा में रहता है तो बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। तो R1, तो दोस्तों R को यहाँ पे सेम टू सेम रहने देंगे, R बराबर I को क्या करेंगे, बराबर के उधर भेज देंगे। तो सबसे पहले यह उतार देंगे, तो यह क्या है दोस्तों, I
कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3। और भाग्य का मतलब क्या होगा दोस्तों, यह नीचे क्या आएगा, भाग्य में आएगा। भाग्य का मतलब ऐसे बट्टे में आ जाएगा, बट्टे में क्या आएगा, आई, तो यहाँ पे लिख देंगे आई, तो आई से आई कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बच जाएगा आर बराबर, यह खत्म हो गया और यह क्या बच गया, R1 R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। यह क्या हो गया दोस्तों, सिद्ध हो गया। और यही हमको आंसर लाना था। और यहाँ पे क्या हो गया, यही विद्युत प्रतिरोध का सूत्र भी होता है। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को संयोजन का सूत्र निगमन कीजिए, तो ऐसे आप जितना हम बताए हैं वैसे हल कर देंगे तो सूत्र निगमन हो जाएगा। तो यह हो गया दोस्तों इसका आंसर, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। अब दोस्तों हम इसको मिटा कर समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन बताएंगे। यह श्रेणी क्रम है और उसके बाद बताएंगे समांतर क्रम। प्रतिरोधों को केवल दो क्रम में जोड़ा जाता है, पहला श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में हम आपको बता दिए हैं, अब इसको मिटाकर हम आपको समांतर क्रम में बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, उसको मिटाकर हम समांतर क्रम में संयोजन लिख दिए हैं। समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे किया जाता है दोस्तों, ध्यान समझिए। इसके पहले का पार्ट में हमने आपको क्या बताया था, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। वहां पे क्या किए थे दोस्तों, 3 प्रतिरोध को लिए थे और उसको क्या किए थे, श्रेणी क्रम में जोड़े थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 ही प्रतिरोध लेंगे लेकिन उसको क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 प्रतिरोध हम बना दे रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 प्रतिरोध बना दिए हैं। यह हो गया पहला सिरा, इसका यह पहला सिरा, इसका यह पहला सिरा, फिर इधर दूसरा सिरा, इधर दूसरा सिरा, इधर दूसरा सिरा, यानी जो इधर का है वह क्या है दोस्तों, पहला सिरा, और उधर का है वह दूसरा सिरा। सिरा का मतलब 2 तार निकला रहेगा, एक बल्ब है उसमें 2 तार निकला रहेगा, तो एक को कह देंगे एक सिरा और दूसरा को कह देंगे दूसरा सिरा, यह 2 तार है। तो समांतर क्रम में दोस्तों क्या करते हैं, सभी प्रतिरोध यानी जितना भी प्रतिरोध लेंगे, यहाँ पे 3 प्रतिरोध लिए हैं, आप चाहे तो 4 ले सकते हैं, आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं। तो प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ जोड़ देंगे, यानी इसको और इसका, यानी सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ और सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक साथ जोड़ देंगे। यह समझ में आया दोस्तों। देखिए जो सभी प्रतिरोध रहेंगे उसका 2 तार निकला रहेंगे, 2 तार में एक को मान लेंगे पहला सिरा और दूसरा को मान लेंगे दूसरा सिरा। तो सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। और प्रतिरोध को कैसे प्रदर्शित करते हैं विज्ञान के भाषा में, ऐसे अगर ऐसे हम चित्र बना देंगे तो यह क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। इसमें से यह एक तार निकलेगा, यह एक तार निकलेगा। इतना समझ में आ गया। इसी को यहाँ पे विज्ञान के भाषा में प्रतीक में बनाया गया है। तो अब इसको क्या करते हैं, ऐसे 2 तार आ जाएगा और इसको बैटरी से हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पे। अब दोस्तों इसको क्या मान लेंगे, R1, यह हो गया R2 और यह हो गया R3। अब इसी को दोस्तों हम यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले कौन सा प्रतिरोध है, R1, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे R1, ठीक। उसके बाद क्या है दोस्तों, दूसरा R2 है, तो फिर यहाँ पे हम लोग बनाएंगे R2, यह R1, यह R2। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, तीसरा प्रतिरोध R3, तो फिर यहाँ पे हम लोग बना देंगे R3। अब दोस्तों क्या करेंगे, सभी प्रतिरोध को पहला सिरा एक साथ, देखिए इसको ऐसे आगे तक बढ़ा देंगे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो पहला सिरा एक साथ जुड़ गया। अब दूसरा सिरा को एक साथ जोड़ देंगे, इसको यहाँ बढ़ा देंगे, इसको ऐसे करके ऐसे, सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ जुड़ गया और दूसरा सिरा एक साथ जुड़ गया, ठीक। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ऐसे तार निकालेंगे, दो तार ऐसे आएगा। अब इसको एक बैटरी से जोड़ देंगे, बैटरी से, यहाँ पे बैटरी बनाते रहे, इसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ से बैटरी में जोड़ देंगे। इतना समझ में आया दोस्तों। अब देखिए इसी को यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से समझिए दोस्तों। प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजन में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ, क्या दोस्तों, जितना भी प्रतिरोध रहेंगे उन सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ तथा दूसरा सिरा एक साथ जोड़ा जाता है, ठीक। उसके बाद इसमें R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर, R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर
एक सेल से जोड़ा जाता है। यहाँ पे क्या लगा है दोस्तों, एक सेल लगा है, एक सेल से जोड़ा जाता है जिसका विभवांतर V वोल्ट है। विभवांतर कितना है दोस्तों, V वोल्ट है तथा विद्युत धारा I है। विद्युत धारा क्या है दोस्तों, I है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, माना प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 में, R1 R2 तथा R3 में क्रमशः I1 I2 तथा I3 धाराएं प्रवाहित हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पे समझिए, पहले क्या बताए थे, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या होता था, जो V था वह तीनों में बढ़ता था, इसमें जाता था V1 V2 V3। लेकिन समांतर क्रम में दोस्तों I बदलेगा, क्या दोस्तों, I बदलेगा, I1 I2 I3। श्रेणी क्रम में जो इसके पहले बताए थे उसमें I सब में बराबर था, V बदलता था। लेकिन समांतर क्रम में दोस्तों V समान रहेगा तीनों में, लेकिन I बदलेगा। तो I बदलेगा तो इसमें I1 हो जाएगा R1 में, फिर R2 में I2 हो जाएगा, फिर दोस्तों R3 में I3 हो जाएगा। इतना समझिए दोस्तों, केवल आप इतना ध्यान में रखिएगा कि श्रेणी क्रम में V बदलता है, I बराबर रहता है सब में, लेकिन समांतर क्रम में दोस्तों I सब में बराबर रहेगा, लेकिन समांतर क्रम में दोस्तों V सब में बराबर रहेगा। यहाँ पे भी V रहेगा, इसमें भी V रहेगा, इसमें भी V रहेगा, इसमें भी V रहेगा, V सब में बराबर रहेगा। और I क्या होगा, बदल जाएगा, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3। ये अच्छी तरह समझ में आ गया दोस्तों। अब दोस्तों हम इसको मिटा कर यहाँ पे बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तब ओम के नियम से, किससे दोस्तों, ओम के नियम से। ओम के नियम क्या होता है, V बराबर IR। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, हमको I का मान निकालना है। देखिए I अलग अलग है ना, यहाँ से दोस्तों हम I एक तरफ करेंगे, बाकी सबको एक तरफ। अब देखिए दोस्तों यह दोनों आपस में बराबर है, देखिए बराबर किधर है, बराबर किधर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं IR बराबर V। ध्यान से समझिए दोस्तों, हम कुछ नहीं किए हैं, केवल इसको पहले लिख दिए हैं और इसको बाद में लिखे हैं। और यह गणित के नियम से हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा है। तो जब बराबर के इधर गुणा में रहता है और उसको बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या होगा, बट्टे में, भग्गे में, या ऐसे नीचे चलाएगा। देखिए ध्यान समझिए क्या होगा। देखिए इधर हमको क्या रखना है, I को रखना है, तो I को लिख देंगे बराबर, R को क्या करना है, बराबर के उधर भेजना है, तो बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, बट्टे में हो जाएगा। सबसे पहले उधर क्या है, बराबर के उधर V है तो V लिख देंगे। अब देखिए जो यह R है, R क्या होगा दोस्तों, बट्टे में ऐसे R हो जाएगा। तो यह I बराबर सूत्र क्या हो गया, V बट्टे R। I बराबर सूत्र क्या हो गया, V बट्टे R। इसको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं I बराबर V बट्टे R। अगर दोस्तों यह कैसे आया है, नहीं समझ में आया है, तो याद कर लीजिए दोस्तों, I बराबर V बट्टे R होता है। या एक बार और यहाँ से आप वीडियो को पीछे करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों हम इतना मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों I बराबर V बटे R होता है, तो हम इस सूत्र से चलेंगे। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, I1 क्या मान निकालेंगे, I1 का मान। I1 बराबर हो जाएगा, I1 बराबर क्या होता है दोस्तों, V होता है। इसी सूत्र से रखेंगे, I के जगह पर क्या है I1, V के जगह पर क्या है दोस्तों, V सब में बराबर है। यहाँ पे भी V रहेगा, यहाँ पे भी V रहेगा, यहाँ पे भी V रहेगा, तो V के जगह पर V रहेगा। बट अब देखिए R का मान क्या है, I1 के जगह पर R1 है। क्या है दोस्तों, जब I1 रखेंगे तो R1 रखेंगे, लेकिन V सेम रखेंगे क्योंकि V तीनों में बराबर है। तो दोस्तों R के जगह पर R1, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे R1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे दोस्तों, I2 निकालेंगे। I2 तो I2 की जगह पर V क्या है, V है बट्टे R क्या है दोस्तों, R2 है। I2 की जगह पर R2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे R2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, I3 में क्या है दोस्तों, V सेम है तो V बट्टे R3। R क्या है दोस्तों, 3 है ना, I3 में R3 है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए दोस्तों उसके बाद क्या करते हैं, तीनों समीकरण को आपस में जोड़ देते हैं। तीनों समीकरण को जोड़ने पर यहाँ पे लिखेंगे, तीनों समीकरणों को जोड़ने पर
तीनों समीकरण को कैसे जोड़ते हैं दोस्तों, जो यह बराबर के उधर है उसको एक साथ जोड़ देंगे और बराबर के इधर है उसको एक साथ जोड़ देंगे। ध्यान समझिए दोस्तों, बराबर के इधर क्या है, I1 है प्लस, उसके बाद क्या है दूसरा समीकरण में I2 है, फिर प्लस I3 है। बराबर के इधर वाले को सभी को एक साथ जोड़ दिया है ना, I1 I2 I3, फिर बराबर है तो बराबर लगा देंगे। अब इधर वाले सभी को जोड़ देंगे। इधर वाला सभी क्या है दोस्तों, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब देखिए दोस्तों, जो यह I है, यह I तीनों में बटा है, I1 I2 I3, यह I ही तीनों में बटा है। इसका मतलब I के बराबर यह तीनों होगा। I1 I2 और I3 तीनों को जोड़े हैं तो क्या हो रहा है, I आ रहा है, क्योंकि I ही तीनों में बटा है। तो I चूंकि यहाँ पे लिख देंगे, I बराबर क्या होगा, I बराबर I1, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 प्लस I2 प्लस I3 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, I क्या लिखेंगे, I। इतना की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, I। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं I, इसको ऐसे I, इतना की जगह पर हम लोग क्या लिख दिए I, फिर बराबर है तो बराबर। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो जो तीनों में रहता है उसको क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और देखिए यहाँ पे R तो है, लेकिन यहाँ पे R1 है, R2 है, R3 है, तो R कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पे V कॉमन कर लेंगे और इसके अंदर क्या बचेगा, यहाँ से V है तो V कॉमन हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो क्या यहाँ पे 0 बचेगा, नहीं 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। जब कॉमन करेंगे और कुछ नहीं बचता है तो क्या बचता है, 1। फिर बट्टे है तो बट्टे, R1 है तो R1। क्या किया है दोस्तों, यही लिखे हैं, केवल यहाँ से भी हटा दिए हैं, भी कॉमन करके यहाँ पे लिख दिए हैं। फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर यहाँ से भी जब कॉमन करते हैं तो यह सब में कॉमन होगा, यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बटे R2 है तो R2 रहेगा। फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहां से भी कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 1 बटे R3। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए I बराबर सूत्र होता है V/R। क्या दोस्तों, यहाँ पे I के बराबर यह सूत्र होता है ना, V/R। तो हम लोग I के जगह पर V/R लिख सकते हैं, क्योंकि यह दोनों आपस में बराबर है। इसको लिखे या इसको लिखे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि V को हटाना है, तो V को हटाने के लिए I के जगह पर V/R लिखना पड़ेगा। तो I की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, V/R। V/R किसके जगह पर लिखे हैं, I के जगह पर। फिर बराबर या सेम टू सेम ऐसे उतार देंगे, V है कोष्टक में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कोष्टक बंद। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, V और इन सब के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा है। यहाँ पे क्या है, गुणा है। तो जब यह बराबर किधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। इसको बराबर किधर लाइए या इस V को बराबर किधर भेजिए, कोई अंतर नहीं है। अगर इसको भेजेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, गुणे 1 रहता है। अभी हम कॉमन किए हैं तो बताए, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, गुणे 1 है। तो जब बराबर के इधर क्या है दोस्तों, गुणा में है, 1 के गुणा में है, तो बराबर के इधर जाएगा तो बट्टे में ऐसे आ जाएगा V, तभी भी इस V से भी कट जाएगा, ऐसे भी हो गया। अगर आप सोचते हैं इस V को बराबर के इधर लाए तो देखिए इसके बीच में क्या है, गुणा है, और बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में आएगा, तो बट्टे में आएगा तो नीचे में आएगा ना, यहाँ पे गुणे भी, तो यहाँ पे भी V से भी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा दोस्तों, और यह भी V खत्म हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको नहीं समझ में आया तो चलिए हम विस्तार से समझाते हैं। देखिए दोस्तों, हमको इस V को बराबर के इधर भेजना है, तो जब बराबर के इधर भेजेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बच जाएगा बट्टे R। और V क्या है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणे 1 रहता है, तो V बराबर के इधर गुणा में है, तो बराबर के उधर जाएगा तो बट्टे में यानी भगे में हो जाएगा। तो सब सेम यही लिखेंगे, बराबर V कोष्टक में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
इन सभी को लिख दिए हैं। और अब भी जो है यह बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा, भागे भी। अब क्या होगा दोस्तों, जब भी से भी में भाग देंगे तो कट जाएगा, तो भी से भी कट जाएगा, तो 1/r। यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों, 1/r बराबर सूत्र हो जाएगा। यह बच, भी से तो भी कट गया, केवल यही ना बचा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। देखिए दोस्तों, इतना बच गया और यही हमको सूत्र प्राप्त करना था और यही इसका आंसर होगा। कैसे जोड़ेंगे और कैसे हल करेंगे, यह सूत्र बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इतना हम सारा चीज बता दिए हैं दोस्तों। समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, अगर दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आए ना दोस्तों, इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप मेहनत करते रहिए, मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों हम इसको अब मिटा कर इसके आगे का टॉपिक लिखकर बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, उसको मिटा कर हम आगे का टॉपिक लिख दिया है। यह टॉपिक दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है दोस्तों विद्युत शक्ति। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। या प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसी विद्युत परिपथ में। अब आप लोग समझिए दोस्तों कि परिपथ किसे कहते हैं। परिपथ का मतलब यह होता है दोस्तों, जैसे आपका घर है, कहीं पंखा चल रहा है, कहीं टीवी चल रहा है, कहीं बल्ब जल रहा है, तो सब जोड़ के जो पोल पे 2 तार ऐसे जाता है ना, यानी इन सभी को मिलाकर जो नाम दिया जाएगा, कहीं पंखा, कहीं टीवी, कहीं मोटर, कहीं हीटर चल रहा है, तो इन सभी को मिलाकर जो नाम दिया जाएगा उसका नाम हो जाएगा परिपथ। जैसे कई घर को मिलाया जाता है तो एक गांव बन जाता है, वैसे ही दोस्तों कई उपकरण जैसे मोटर, हीटर, इन सभी को मिलाएंगे तो उसका क्या नाम हो जाएगा, परिपथ। तो यह क्या होता है दोस्तों, सब विद्युत परिपथ होता है जो विद्युत से चलता है। तो यह क्या हो गया, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने यानी इसमें विद्युत ऊर्जा खर्च होगा। व्यय का मतलब होगा दोस्तों खर्च होना। तो विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या दोस्तों, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, किसी विद्युत परिपथ में, मान लीजिए यह परिपथ है, तो परिपथ में विद्युत ऊर्जा, इसमें क्या खर्च होगा, विद्युत ऊर्जा खर्च होगा ना, तो खर्च होने की समय दर को या दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, पी से। पी का मतलब क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति बराबर सूत्र हो जाएगा कार्य बटा समय। क्या दोस्तों, कार्य बटा समय। तो कार्य का प्रतीक क्या होता है, W। कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से, और समय को T से प्रदर्शित करते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि विद्युत शक्ति बराबर सूत्र क्या होता है, तो कार्य बटा समय या W/T। उसके बाद दोस्तों आगे आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो देखिए विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड। प्रति का मतलब होता है दोस्तों बटे, जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है, दोनों होता है दोस्तों। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड या वाट, दोनों में से कोई आप बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसी सूत्र को लिखे हैं, P बराबर W/T। अब यहां से दोस्तों हम कई सूत्र बनाएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। P बराबर हम कई सूत्र प्राप्त करेंगे। देखिए सबसे पहले P बराबर W/T, यह हो गया पहला सूत्र। दूसरा सूत्र क्या होता है दोस्तों, दूसरा सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों, देखिए W बराबर सूत्र होता है W बराबर VIT। यह क्या होता है दोस्तों, एक सूत्र होता है, इसको याद कर लीजिएगा, W बराबर VIT। तो हम W की जगह पर क्या लिख सकते हैं, VIT। तो यही सूत्र लिखेंगे, क्या, P बराबर W की जगह पर क्या लिखेंगे, VIT। W की जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, VIT। या W की जगह पर लिखेंगे क्योंकि W बराबर सूत्र होता है, फिर बट्टे है तो यह बट्टे लिख देंगे, फिर T है तो T लिख देंगे। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, ऊपर भी T है और नीचे भी T है, तो T से T कट जाएगा, तो P बराबर क्या बच जाएगा दोस्तों, VI। P बराबर क्या बच गया, VI। यहां से भी एक सूत्र प्राप्त हो गया, P बराबर सूत्र क्या मिल गया, VI। फिर P बराबर सूत्र होता है W/T। तो यह दूसरा सूत्र प्राप्त हो गया, P बराबर दूसरा सूत्र। अब देखिए दोस्तों आगे एक और सूत्र होता है W बराबर
v स्क्वायर टी बट्टे आर। अब क्या करेंगे दोस्तों, w की जगह पर इतना रख देंगे, v स्क्वायर टी बट्टे आर। क्या करेंगे, w की जगह पर लिख देंगे, तो p है तो p लिख देंगे, बराबर है तो बराबर, w की जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, v स्क्वायर टी बट्टे आर। किसके जगह पर लिखेंगे दोस्तों, w के जगह पर। अब फिर बट्टे में क्या है, बट्टे में यानी बट्टे में यहाँ पे t लिख देंगे, बट्टे में t है तो t लिख देंगे। इतना क्या है दोस्तों, w के जगह पर रखा गया है, और t बट्टे में है तो t लिख दिया है। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, t से t कट जाएगा। अब क्या बचेगा दोस्तों, p बराबर, बट्टे में सेम रहता है तो कट जाता है, नीचे भी t है और ऊपर भी t है, तो t से t कट जाएगा। क्या बच जाएगा, t खत्म हो गया है, यहाँ पे बच गया केवल v स्क्वायर, टी खत्म हो गया, फिर बट्टे है तो बट्टे, नीचे का अभी टी खत्म हो गया, यहाँ पे क्या बच गया है आर। तो यह क्या हो गया दोस्तों, पी बराबर एक और सूत्र हमें प्राप्त हो गया, v स्क्वायर बट्टे आर। यह क्या हो गया दोस्तों, पी का तीसरा सूत्र हो गया, यह पहला, यह दूसरा और यह तीसरा। फिर दोस्तों देखिए w बराबर एक और सूत्र होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो अब w की जगह पर क्या रख देंगे, आई स्क्वायर आर टी। तो p है तो p लिख देंगे, p बराबर w की जगह पर आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। फिर बट्टे है तो बट्टे, क्योंकि यह केवल w की जगह पर लिखे हैं, बट्टे t है तो t से t कट जाएगा। क्या बचेगा दोस्तों, p बराबर आई स्क्वायर आर। यह भी एक p का सूत्र हो गया। तो p का टोटल कितना सूत्र आ गया दोस्तों, 4। यह हो गया पहला सूत्र, यह p बराबर दूसरा, और यह तीसरा, और यह चौथा, और यह w बराबर सूत्र। तो यह जो दोस्तों हम सूत्र बताए हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब दोस्तों हम न्यूमेरिकल बताएंगे ना, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यह सूत्र याद कर लेंगे तो आपका जितना भी न्यूमेरिकल है वह सब आप आसानी से हल कर लेंगे। अगर दोस्तों आपको यह सूत्र नहीं याद रहेगा तो न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे, तो सूत्र पे ज्यादा ध्यान दीजिए, सूत्र को याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे यह चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया।